हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे पहले जो एक चैप्टर हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो मस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर जाके देखिए। चलिए आज अपनी टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी, सबसे पहले तो हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता। ये हेरिडिटी आखिर होता क्या है? ये तो जो हेरिडिटी होता है, जो बच्चे के अंदर एक हेरिडिटी होता है, तो ये आनुवंशिकता मतलब आपने जो जैसे सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि इंसान शक्ल देख के, एक बच्चे की शक्ल देख के बता देता है कि ये बेटा आपका है, इससे आपकी शक्ल मैच हो रही है, ये आप बिल्कुल, ये बेटा बिल्कुल आप पर गया हुआ है, या अपनी मम्मी पर गया है, या अपने दादाजी पर गया हुआ है, या तो ये तो बिल्कुल अपनी बहन जैसी दिखती है या बुआ जैसी दिखती है। तो ये हमारा आखिर है क्या, जो एक बच्चे को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से रिलेट करते हैं कि ये तो बिल्कुल आपके गुण इसके अंदर आ गए हैं। तो ये यही, इसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। मतलब एक बच्चे के अंदर एक पीढ़ी से दो पीढ़ी से तीन पीढ़ी से चार पीढ़ी में कहीं ना कहीं किसी के, ना दादाजी का, बुआ जी का, नानी जी का, कहीं ना कहीं किसी का गुण जो है उसके अंदर, बच्चे के अंदर आता है, वही हेरिडिटी होता है। जैसे एक बच्चे के अंदर, एक बच्चे की आंखें जो हैं बिल्कुल ब्लू हैं और उसके मम्मी पापा के हैं, उसके किसी के ब्लू नहीं है, लेकिन फिर कहीं जाके पता चला कि उसके दादाजी के जो लड़का था, उनकी आंखें जो हैं वो ब्लू थी। तो उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई गुण, जीन्स जो है उस बच्चे के अंदर है, तभी उसकी चीजें जो हैं अब उसके फैमिली से मैच हो पा रही है। तो यही हेरिडिटी होता है, मतलब अनुवांशिकता होता है। जैसे कि हेरिडिटी, अनुवांशिकता। अब सबसे पहली बात, अगर हेरिडिटी की बात आती है तो हेरिडिटी, इसकी सबसे पहले तो इसके फादर कौन थे, किसने डिस्कवर किया? फादर ऑफ हेरिडिटी, इसके फादर कौन थे? ग्रेगर मेंडल। कौन थे? ये इसके कौन थे? ये फादर थे, मतलब पिता थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक मटर पे, मटर के दाने पे, एक मटर के दाने पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उन्होंने हेरिडिटी का पता किया था कि हेरिडिटी मतलब जो ये जो वंश, जो अनुवांशिकता है, ये जो इसके अंदर जीन्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने इससे रिसर्च सर्च करके तब उन्होंने पता किया कि ये हेरिडिटी है और ये एक से पीढ़ी एक पीढ़ी पे ये चलती ही चली जा रही है, ये चलते ही चले जाते हैं आगे चल के। ग्रेगर मेंडल, इन्होंने क्या किया था? पी पे, मटर के दाने पे एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? एक मटर के दाने पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें पता लगाया कि जो अनुवांशिकता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे चलती चली जाती है। ये कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके जीन्स होते हैं जो उस आगे चल के, जिससे वो कुछ ना कुछ उनके बच्चे के अंदर आगे चल के गुण आते हैं। अब जैसे ये है हेरिडिटी। अब मान लो कि जैसे ये दो लोग हैं, ठीक, ये दो लोग हैं। अब ये दो लोगों का, इनके दो बच्चे हुए, इनके दो बच्चे हुए, इनके मतलब ये दो लोग हैं, इनके एक बच्चा हुआ, इनकी फैमिली तैयार हुई और इनकी फैमिली तैयार हुई। अब उसके बाद फिर जब इनके बच्चे हुए तो इनकी एक फैमिली तैयार हुई फिर से, और फिर इनकी फैमिली तैयार हुई, इनकी फैमिली ऐसे तैयार हुई। अब जब देखा गया तो इनके गुण कुछ इनमें, कुछ इनमें, ये मम्मी ये पापा, कुछ इनके इसमें, कुछ इनके इसमें, कुछ इनके इसमें, कुछ इनके इसमें, इस टाइप के इनके अंदर क्या हुए, जीन्स पाए गए। इनकी क्वालिटी जो है उनके इसमें इनके मम्मी पापा पाए गए। उसके बाद ये मान लो इनके बेटा, फिर ये इनके दादाजी हुए, तो ये पोता और दादाजी के गुण भी, पोता का गुण दादाजी में पाया गया या पोती का गुण दादाजी में पाया गया। फिर ऐसे इधर साइड में भी दादी का गुण पाया गया और इधर दादाजी का गुण पाया गया। तो ये जो प्रोसेस है कि मतलब एक पीढ़ी ये, फर्स्ट सेकंड पीढ़ी ये और तीसरी पीढ़ी ये तीन पीढ़ी होने के बाद भी कि
मम्मी पापा का गुण तो समझ में आता कि बेटे, फिर उसके दादाजी का भी गुण आ गया, फिर अगर और पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके भी गुण इस बच्चे के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो जो हेरिडिटी, दूसरी चीज ये होती है कि हेरिडिटी मतलब हमारा क्या होता है, डीएनए पे डिपेंड करता है। डीएनए, मेन रोल डीएनए का होता है हेरिडिटी में, कि अगर डीएनए डीएनए जो होता है या जीन्स आप कह सकते हैं, डीएनए या जीन्स आप कह सकते हैं, तो मेन रोल डीएनए और या जीन्स का होता है कि जो बच्चे के अंदर जो भी जीन्स या डीएनए होते हैं वो उनके फैमिली मेंबर का ही होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके अंदर क्वालिटी वो प्रेजेंट होती है, और वो जो है बच्चे के अंदर वो गुण जो है पाए जाते हैं। आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी कहीं ना कहीं वो किसी से रिलेट करता रहता है। और इसमें जो है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, अभी कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे ये जो जीन्स है एक बच्चे के अंदर पहुंचते हैं, वो देखिए। जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है एक, तो आपने क्रोमोजोम सुना होगा, क्रोमोजोम। अब एक क्रोमोजोम में मतलब क्रोमोजोम टोटल कितने होते हैं, तो ये 23 का पेयर होता है। क्या होता है, 23 का पेयर होता है। तो मान लो अगर ये 23 का पेयर है तो 23 इंटू 2 टोटल कितने क्रोमोजोम हो गए, 46 क्रोमोजोम्स हो गए। कितने हो गए, 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम हो गए। अब इसमें जो क्या होता है, जो 22 क्रोमोजोम्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे टोटल 23 है 46, तो मतलब अगर जो हमारे 22 क्रोमोजोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब ये, और एक फीमेल होती है एक मेल होती है, तो जो 22 जिसमें क्रोमोजोम्स हैं वो सेम होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों में वो बराबर ही मतलब सेम पाए जाते हैं, कोई भी उनके अंदर बदलाव नहीं होता। तो जो 22 क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं मेल और फीमेल में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोजोम। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं। अब ये जो है 22 तो हमारे क्रोमोजोम पेयर हैं, ये तो हमारे सेम होते हैं। अब बचा एक पेयर, जो हमारा एक पेयर बचा, जो वन पेयर बचा हमारा, एक पेयर बचा, उसमें क्या होता है, उसमें जो है एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, दो होते हैं, एक पेयर में दो होते हैं, तो एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो जो मेल के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। मतलब कि जो फीमेल के अंदर है उसके अंदर तो कोई इसके वजह से जो है कोई चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि जो एक लड़का लड़की जो बच्चा होता है, कि एक बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से ही होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है क्रोमोसोम का एक्स एक्स और एक्स वाई, तो जो मेल में होता है वो एक्स वाई होता है, जो फीमेल में होता है वो एक्स एक्स होता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो लड़की के ऊपर कोई मतलब ये कोई प्रोसेस उनका नहीं होता कि लड़की ही होगी या लड़का, ये सारा डिपेंड होता है मेल पे, क्योंकि जो चेंज क्रोमोसोम का जो चेंज है वो केवल मेल के पास होता है एक्स और वाई, लड़की के पास केवल एक्स एक्स होता है। तो ये हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं जिसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, और इन्हीं के थ्रू जो है हेरिडिटी होती है, जो एक वंश से दूसरे वंश चलती रहती। और यही क्रोमोजोम्स जो हमारे होते हैं कहीं ना कहीं जो है एक जीन से दूसरे जीन्स में कनेक्ट होते मतलब चलते आते हैं, कहीं ना कहीं क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये अंदर जीन्स होते हैं बॉडी में, जो आगे चल के जो है ये प्रेजेंट करते हैं कि ये जो है इनका बेटा है, ये इनका बेटा है, और या फिर ये इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये तो अपने दादाजी की तरह है, दादाजी इसके ऐसे थे, इसकी दादी ऐसी थी, इसकी बुआ ऐसी थी, ये बिल्कुल अपनी बुआ की तरह दिखता है, आंखें तो बिल्कुल इसके अपने पापा की तरह हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इन्हीं के ये हेरिडिटी की वजह से होता है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एक होता है
डिसिमिलैरिटी, दूसरा होता है रिग्रेशन। एक तो ये सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलैरिटी, दूसरा होता है रिग्रेशन। अब डिसिमिलैरिटी में क्या होता है, मतलब कि भिन्नता, मतलब कि भिन्नता। और रिग्रेशन क्या होता है, प्रत्यागमन। क्या होता है, डिसिमिलैरिटी मतलब भिन्नता, रिग्रेशन मतलब प्रत्यागमन। अब इसका सिद्धांत क्या कहता है, इसका सिद्धांत ये कहता है डिसिमिलैरिटी का कि मतलब कि एक बच्चा है, ठीक है, दो भाई हैं, अब दोनों भाई आप देखेंगे तो उनकी शक्ल बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलेगी। मतलब कोई देखेगा तो एक मान लो बच्चा भाई, एक बड़ा भाई गोरा है, छोटा भाई काला है, तो अब और शक्ल जब देखेंगे तो बिल्कुल मैच ही नहीं होती, कोई कहेगा ही नहीं कि ये जो है इसका भाई है। वो क्यों होता है, ये हेरिडिटी के कारण होता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो हेरिडिटी होती है, जो जीन्स होते हैं, किसी ना किसी और पीढ़ी से वो मतलब उसका कनेक्ट होता है, जो उससे भाई से ना मिलके वो उसके पीछे पीढ़ी से जाके कनेक्ट होता है, जिससे क्या करते हैं उसके अंदर वो उससे भाई से उसकी चीजें नहीं मैच होती। हो सकता है उसके भाई की शक्ल उसके पापा से मैच करती हो, और हो सकता है उसके छोटे भाई की शक्ल उसके मामा या नानी से मैच करती हो, तो इस वजह से दोनों में कोई मेल ही नहीं होता। तो यही कहता है डिसिमिलैरिटी का मतलब भिन्नता का सिद्धांत जो है, हेरिडिटी में भिन्नता का सिद्धांत जो है यही कहता है कि दोनों में बिल्कुल भिन्नता होती है। मान लो एक बेटे की शक्ल, मान लो एक बेटे की आंखें नीली हैं तो एक बेटे की आंखें काली हैं, लेकिन माता पिता की दोनों की आंखें भूरी हैं। अब बेटा तो बिल्कुल अलग हो गया माँ बाप से, ये कैसे हुआ? तो यही जो है हेरिडिटी का खेल है। जो हेरिडिटी होती है, आनुवांशिकता होती है, यही जो कहीं ना कहीं जीन्स जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कनेक्ट होते हैं, जो बच्चे के शरीर में चलते हुए आते हैं, एक दूसरे के शरीर में चलते हुए आते हैं, और वो बच्चा जो है अपने माँ पिता से ना जुड़कर, मतलब माता पिता की जैसा ना होकर अपने किसी न किसी पीढ़ी के जैसा वो बच्चा होता है। ये हमारा डिसिमिलैरिटी का सिद्धांत कहता है। दूसरा होता है रिग्रेशन, मतलब प्रत्यागमन। इसका ये होता है, प्रत्यागमन का मतलब सिद्धांत ये कहता है कि आपके मतलब एक बेटा है, उसके माँ बाप क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब अच्छे खासा उनकी नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल बुद्धू होता है, मतलब उसके अंदर ना तो कोई मैच्योरिटी होती है, ना तो कोई समझ होती है। माता पिता के अकॉर्डिंग वो बच्चा क्या करता है, बिल्कुल उसकी इंटेलिजेंस जो कैपेबिलिटी होती है बिल्कुल लो होती है। और इसका या तो अपोजिट होता है कि माता पिता क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, दिमाग से मतलब दिमाग कम होता है, या फिर ज़्यादा समाज में घुले मिले नहीं होते हैं, अपने काम से मतलब ज़्यादा उनकी मानसिक स्तर ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन बेटा बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, आगे चल के बहुत नाम कमाता है, आगे मतलब काफ़ी अपनी पोजीशन को गेन करता है। तो कोई मतलब अब माँ बाप को देख के ये नहीं कह सकता कि ये इसका बेटा है। तो यही कहता है कि रिग्रेशन का सिद्धांत यही कहता है कि मतलब जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता की मानसिक स्थिति सही नहीं है, मतलब कमजोर है, कम है, लो है, तो बेटा भी वैसा ही होगा। या फिर अगर माता पिता बहुत एक्टिव हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, तो बेटा भी एक्टिव होगा। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत यही कहता है, मतलब अपोजिट हो सकता है। एक डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने एक थ्योरी दिया था जिसमें ये बताया कि अगर आप जो है समाज के अकॉर्डिंग सरवाइव करते हैं तब तो ठीक है, अगर आप समाज के अकॉर्डिंग सरवाइव नहीं करते तो आप समाज में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इनका मेन मकसद ये था कि आपको मतलब समाज के साथ ही चलना है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आपको अभी अपने अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, अपडेट करना है। अगर आप समाज के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं करते हैं तो आप जो है समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप जो मान लो जो डेवलपमेंट हो रहे, जो चेंजेस हो रहे हैं समाज में, अगर आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या है उस समाज में, उस सोशल में काफी पीछे हो जाएंगे। जब उस समाज में पीछे हो जाएंगे तो आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको सर्वाइव करने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से डार्विन थ्योरी ये कहता है, नेचुरल सिलेक्शन इनका ये कहता है कि आपको समाज के साथ चलना है, आपको जो है समाज में अगर रहना है तो समाज के अकॉर्डिंग क्या है, समाज के अकॉर्डिंग ही आपको रहना पड़ेगा, तभी आप जो है समाज में सर्वाइव कर सकते हैं।
इनका कहना ये था कि अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग सरवाइव कर रहे हैं, नेचर यहाँ पे, नेचर का मतलब यहाँ पर ये हुआ इन्वायरमेंट, नेचर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग सर्वाइव करते हैं, इसका मतलब ये हुआ, इनका ये कहना था कि अगर आप नेचर जो है हमारा, अगर प्रकृति है, प्राकृतिक जैसी है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करते हैं तब तो ठीक है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं करते तो आपको जो नेचर में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि कोरोना का, जैसे कोरोना आया था, अब कोरोना में क्या हुआ कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक थी वो तो चले गए, वहां यहाँ से उनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या थी, स्ट्रांग थी, मतलब नेचर को फॉलो कर रहे थे, नेचर के अकॉर्डिंग चल रहे थे, वो आज भी वो सभी जिंदा हैं। तो इनका यही कहना था कि अगर जैसा भी हमारा नेचर है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे तभी आप जो है यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बस यहाँ इतना ही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट क्या होता है, मतलब हमारे आसपास का वातावरण। आसपास का वातावरण कैसा है, हम लोग जो समाज में रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, बच्चे के अंदर जो समाज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले समाज, बच्चा समाज से जुड़ता है जाके, तो कैसा हमारे आसपास का वातावरण है, इसका जो है क्या इसका कोई कनेक्शन है हमारे हेरिडिटी से और डेवलपमेंट से, क्या डेवलपमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है? तो जी हाँ, इन्वायरमेंट पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट अच्छा है आसपास के लोगों का, तो आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो भी काफी अच्छा होगा। अगर आप मान लीजिए ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत गंदा है, तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं वही सब चीजों को देखकर सीखेगा, तो उसका भी इन्वायरमेंट, मतलब उसका भी जो बिहेवियर है, जो उसके अंदर इंटेलिजेंस है, जो उसके अंदर सीखने की चीजें हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग ढलती चली जाएंगी। इसलिए हमेशा जो है अपने बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए। तो इस वजह से क्या है, इन्वायरमेंट बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देता है। और इन्वायरमेंट जो है दो टाइप का होता है, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। ये दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं। अब इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दोनों में अंतर क्या है? अब जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अब कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बेसिक सा अंतर है, समझिए। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है, जो बच्चे का वातावरण होता है वो जन्म से पहले, मतलब कि जो माँ का गर्भ होता है, वॉर्म होता है, उसी में जो बच्चे का वातावरण होता है उसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। मतलब बिफोर बर्थ, या तो आप ये कह सकते हैं माँ का गर्भ, माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में जो भी इन्वायरमेंट होता है, या फिर बिफोर बर्थ, जन्म से पहले जो भी उसको इन्वायरमेंट मिलता है माँ के गर्भ में, उसे हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होता है जो जन्म के बाद, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद उसको जैसा भी इन्वायरमेंट मिलता है उसे हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इसे आप ये लिख सकते हैं आफ्टर बर्थ। बस ये छोटी सी दो चीजें हैं। ये है हमारे टाइप ऑफ इन्वायरमेंट है। तो दो होती है, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है जन्म से पहले, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये होता है जो बच्चा क्या करता है, जो बच्चे का जन्म जब हो जाता है उसके बाद जो उसे इन्वायरमेंट मिलता है उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया हमारा इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के टाइप। डेवलपमेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, हेरिडिटी, और इन्वायरमेंट का जो मल्टीपल होता है उसके बराबर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। मतलब डेवलपमेंट हमारे किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जो हेरिडिटी होगा और इन्वायरमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो डेवलपमेंट होगा। मतलब कि ये कहने का मतलब हो गया कि एक विकास के लिए, बच्चे के एक विकास के लिए वो हेरिडिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसकी अनुवांशिकता, जो उसके अंदर चीजें, जो गुण है, रिग्रेशन, जो रिग्रेशन है,
डिसेमिलरिटी है, इंटेलिजेंस है, या फिर जो उसके आसपास का वातावरण है। तो जो विकास में ये दोनों चीज बहुत अहम रोल करते हैं कि एक बच्चे के विकास के लिए हेरिडिटी भी उतना ही रोल करता है जितना एनवायरमेंट रोल करता है बच्चे के विकास के लिए। तो ये क्या हुआ, ये डेवलपमेंट क्या है, किसके बराबर है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बराबर है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये चैप्टर भी आज यहाँ कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।